प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ जो ईरान और ये इजराइल की लड़ाई में कल यूएस भी कूद गया था और उसके B-2 बम्बर्स ने ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक किया था। मगर कोई रेडिएशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई डैमेज हुआ नहीं। बम फेंक कर चले गए। तो कोई मेरे सड़क पे बम मेरे घर के सामने फेंक के चला है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इसके कुछ अंजाम दूसरे दिखाई देते हैं मुझे फिर, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ईरान की बैक पे हैं और ये नॉर्थ कोरिया तो जो चाइना और रशिया कहेंगे वही करेगा। वो भी यूएस के लिए डेंजर है। चाइना किसी के लिए डेंजर नहीं है, ना रशिया डेंजर है। अब जो इजराइल का कंपोजिशन है यहूदियों का, जूस का, आप उसको देखिए। सबसे पहले वहां पे 4 किस्म के ज्यूज हैं। एक तो जो अफ्रीकन ज्यूज हैं, जो वहां के नेटिव हैं पुराने, वो सब गरीब गुरबे हैं आज भी। दूसरे हैं अरब ज्यूज, वो भी नेटिव है वहाँ के, वो भी गरीब गुरबे हैं। तीसरे ज्यूज हैं जो 1948 में अमेरिका से आए थे, यूएस से आए थे। और चौथे किस्म के ज्यूज हैं जो रशिया से माइग्रेट होके गए वहाँ। इंडिया से भी 100-200 माइग्रेट होके गए हैं। वो गरीबों में ही है उनकी गिनती भी। तो जो इजराइल की जो पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो यूएस से माइग्रेट होके गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1944 के बाद। और रशिया से भी वही है जो माइग्रेट होके गए हैं। सोवियत यूनियन होता था उस जमाने में। तो वहाँ जो 2 डोमिनेटिंग कम्युनिटी है वो यूएस के से जो माइग्रेट हो गए, यूरोप से भी गए, पोलैंड वगैरह से भी गए हैं। ये पोलैंड तो उसी का हिस्सा था ना, सोवियत यूनियन का। तो वहां से बहुत आदमी गए हैं यूरोप और रशिया। और रशिया और चाइना, उसमें तो अभी भी बहुत है जूस हैं, यहूदी अमेरिका में वहाँ की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ये बैंकर हैं, बनी है, बहुत पैसा है इनके पास। तो यूएस की पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चाइना का गेम है, चाइना का हमेशा एक ही गेम प्लान रहा है कि लड़ाई को लंबा खींच दो, लड़ाई को लंबा खींच दो, और दुश्मन जो है लड़ के थक जाए। जब थक जाए तब उस पर अटैक करो। वियतनाम में यही हुआ था, रशिया और चाइना की मदद थी। लाओस में यही हुआ, कंबोडिया में यही हुआ, इंडो चाइना में। तो चाइना का गेम प्लान है इसको लंबा खींच दो, क्योंकि माओ तुसे तुम की जो पॉलिसी थी कि 100 years ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, तो अभी 24 साल बचे हुए चाइना के। तो चाइना किसी लड़ाई में डायरेक्ट नहीं आने वाला। मगर हाँ, वो शतरंज के खिलाड़ी की तरह खिलाएगा, गोटियां वो चलेगा यूएस के खिलाफ। अभी जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हुई थी, उसने ट्रंप साहब को पानी पिला दिया, अपने जूतों में दांत पिला दी ट्रंप साहब को। अपनी कंडीशन पे उसने समझौता किया। चाइना हमेशा अपनी कंडीशन पर समझौता करता है, चाहे इंडिया हो, उसका बॉर्डर डिस्प्यूट से कभी दूसरों की कंडीशन मानी नहीं है। जब तक तो उसकी कंडीशन पे समझौता नहीं करता, वो लंबा खींचता चला जाता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है चाइना का। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता किसी समझौते में। तो वहाँ जो सारी दुनिया इस टाइम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो चाइना का गेम खेल रही है। जो चाइना चाहता है वो प्लेयर, वो गोटियाँ चल रहे हैं। इजराइल तो कुछ भी नहीं है। क्या है, पहली दफ़ा जो है उस पर अटैक हुआ है। अब तक तो उसी ने अटैक किया था, चाहे गाजा हो,
चाहे जोर्डन हो, चाहे लेबनान हो, पहली दफ़ा उस पर अटैक हुआ है और वहाँ की बिल्डिंगें टूटी फूटी फोटो में आ रही हैं, वीडियोस में आ रही हैं। और कितने आदमी मरे, ये तो छिपाते हैं सब बात। और अगर जो इसराइल में भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, होंगी, ज़रूर होंगी, तो उसने NPT पर साइन नहीं किया। इसराइल ने तो नहीं किया साइन, ईरान ने किया साइन, इंडिया ने भी साइन किया, चाइना ने भी साइन किया, इसराइल ने नहीं किया। तो हो सकता है उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगा, 5, 7, 10 लाख आदमी मर जाएंगे। मगर जो इसराइल के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने मार दिया गोला, तो 1 करोड़ की आबादी में 10 लाख आदमी मर गए, तो 10% आदमी मर गए। तो अगर जो 10,000 आदमी ईरान में मर गए, तो 10 करोड़ की आबादी में कुछ भी नहीं हुआ। ऊँट के मुंह में जीरा, पेट ही नहीं भरेगा। अब US में अभी ये कुछ न्यूज़ें आ रही हैं, समाचार, कि वहाँ तो एक सीनेट में रेजोल्यूशन पेश हो रहा है और एक कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में जो है वो परमिशन चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए US के प्रेसिडेंट को, कोई पावर, तो वो तो पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेजोरिटी है कांग्रेस में और सीनेट में, दोनों में रिपब्लिकन पार्टी की। और जूस तो जो है वो रिपब्लिक में भी पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी में, दोनों में है। तो दोनों ही में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अब तीसरा सवाल है पैसे का। असली सवाल है रुपया बड़ा बाप ना भैया, रुपया सबसे बढ़िया, पैसे का। तो लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंसेस, उसकी अथॉरिटी कांग्रेस के पास है, US के, वो भी हो जाएगा। मगर जो ट्रम्प साहब का जो था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी मौत हो जाएगी। तो चाहते थे कि टैक्सेस कम करते हैं, टैक्स नहीं कम करवाएगा, लड़ाई में तो खर्चा होगा, तो टैक्स बढ़ाने पड़ेगा। कोई भी कंट्री हो, लड़ने के लिए टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं फौज को देने के लिए। ये तो हवाई जहाज से आए, बम फेंक के चले गए, फायदा क्या हुआ जब तक जमीन पर अपनी फौज ना उतार। मैं क्या, जहाँ US ने जमीन पर फौजें उतारी थी, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, दुम दबा के भागे। अपने आदमी को पता चला 50,000 आदमी के बॉडी बैग्स जा रहे हैं, लाशें जा रही हैं अमेरिका में, हाहाकार बचे। लड़ाई खत्म करनी पड़ी। ईरान जो है 10 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहाँ का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला। और 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें अहम है। अभी तो जद्दा में है, उसका हेड ऑफिस पता नहीं किस दिन वो शिफ्ट हो के वहाँ से ईरान में शिफ्ट हो जाए या पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए। और अमेरिका के जो वहाँ पे आर्मी बेसेस हैं, शायद 15-16 आर्मी बेसेस हैं, वो लैंड फोर्स है वहाँ, 50,000 की आर्मी होगी। मगर ईरान की तो 10 लाख की आर्मी है। तो 50,000 की आर्मी 10 लाख आर्मी का कैसे मुकाबला करेगी। और कुछ कल से ये भी न्यूज़ आ रही है कि हॉर्मुज़ जो है, जो पैसेज है, उसको ईरान ब्लॉक करने जा रहा है। ब्लॉक कर देगा तो ऑयल जो है जितने भी कंट्रीज़ के आते हैं वो सब ब्लॉक हो जाएगा। चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इंडिया का भी 60% ऑयल वहीं से आता है, यहाँ पे भी कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या मोदी सरकार ने तो कीमत कम थी तब इंडियंस को रिलीफ मिलना नहीं मिला, कीमत बढ़ जाएंगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। और कीमत बढ़ा लेंगे, टैक्स उस पर और लगा देंगे, कस्टम ड्यूटी ऑयल पे, और महंगा हो जाएगा पेट्रोल, क्रूड ऑयल। वैसे अब तो इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आ रही हैं काफ़ी, उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। मगर डीजल का तो जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रहा है, उससे बड़ी चीज़ होगी जो गैस है, LPG।
ये घरों में जो गैस सप्लाई होती है, तकरीबन इस टाइम 24-25 हज़ार घरों में, हाउस होल्ड में गैस, कुकिंग गैस सप्लाई होती है। और जो गैस की सप्लाई आनी बंद हो गई तो चूल्हे बंद हो गए घरों के, तो औरतें खाना कैसे पकाएंगी? औरतें खाना नहीं बनाएंगी तो खस्म भी नाराज हो जाएंगे, बच्चे भी नाराज हो जाएंगे। माँ का काम तो ये है ना कि पहला बच्चों का मियाँ का पेट भरो, बाद में अपना भी पेट भरो, खुद भी खाती है। तो गैस की सप्लाई बंद हो गई। चाहे तो वो पाइपलाइन की गैस आ रही घरों में, मेरे घर में पाइपलाइन की गैस है दिल्ली में, या ये गैस के सिलेंडर जो है इंडियन के, HP के, वो भी धंधा चौपट हो जाएगा। गैस नहीं आएगी तो सिलेंडर अपना सिर फोड़े उससे। तो इंडिया पे यही नहीं, कीमत बढ़ जाएंगी। सवाल ये मिले तो सही माल, कीमत तो देखा जाएगा, बात की चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर जो बंद हुआ तो गैस की सप्लाई इंडिया के पास कितनी होगी? 10-15 दिन की गैस होगी, महीने की गैस होगी। लड़ाइयाँ तो लंबी चलती हैं। तो अगर जो महीना भर गैस नहीं मिली और घर में कुकिंग नहीं हुई तो अब तो चूल्हे खत्म हो गए। जंगल से पहले औरतें लकड़ी चुप के ले आती थी, उस पर चूल्हे पे रोटी बना लेती। अब तो घरों में चूल्हा बनाने की जगह ही नहीं है। पत्थर का कोला, लकड़ी का कोला, औरतों की आदत खराब बिगड़ गई है। वो कहेंगे हम इसमें लकड़ी लाएं तो कहाँ से? लकड़ियाँ तो हिंदुस्तान में शमशान में चिता जलाने के लिए कम पड़ने लगी, बहुत महंगी हो गई चिता पे लकड़ी। आजकल वहाँ ये 4,000 रुपये की लकड़ी मिलती है चिता में लगाने के लिए, और जो घरों की डिमांड बढ़ गई तो वो चिता में लगाने के लिए लकड़ी नहीं बचेगी। और औरतें चिता पे जाके तो अपनी रोटी सेक के लाने से भाई, वो तो नहीं होने का। घर घर में कलेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों का क्या होगा? तो चीन तो कहेगा लंबा खिंचा लड़ाई 1 साल 2 साल। अब ये सैंक्शन लगाने जा रहे हैं चाइना पे और US पे और रशिया पे। रशिया पे तो पहले ही सैंक्शन लगी हुई है, और क्या लगा लो है? चाइना पे लगाओगे वो अपने आप से लगेगा तो सारी सप्लाई बंद कर देगा। और जो उसके मैग्नेट्स आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, जितनी इलेक्ट्रिक कारें हैं उनके मैग्नेट बंद कर देगा, वो फेल हो जाएंगी। तो चाइना जो है बड़ा टेढ़ी खीर है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है अब चाइना है। इस लड़ाई का भी जो है अंत होगा जब चाइना चाहेगा, तभी होगा ईरान का। उससे पहले US की इकोनॉमी जो है बंटाधार हो चुका होगा, सत्यानाश, हाहाकार मचा हुआ होगा US के अंदर। रशिया पे तो अपना बहुत क्रूड ऑयल है, गैस भी है, चाइना वहाँ से ले लेगा, इंडिया भी वहाँ से इम्पोर्ट कर सकता है गैस भी। और चाइना तो पाइपलाइन से आ जाता है ना, बॉर्डर मिला हुआ है, और नॉर्थ कोरिया। और इंडिया क्या करेगा? बीच में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बिना तो मौत हो जाएगी RSS की, मोदी सरकार की देहांत हो जाएगा। बिना मुसलमान को गाली दिए तो इनके रोटी अपने हजम होती तो क्या होगा? तो गैस भी रशिया से इंपोर्ट करें, क्रूड ऑयल भी पहले भी कर रहे हैं तो और कर लेंगे। तो गैस तो रशिया के पास तो बहुत है, यूरोप को ना देके इनको दे देगा। चाइना में तो आ ही रही है, वहाँ तो पाइपलाइन है, इंटरकनेक्टेड बॉर्डर। चाइना के किसी से दुश्मनी नहीं है। और फिर क्या कहूँ, इस उलट पुलट के उठा पटक के मामले में कहीं ताइवान पे ना कब्जा कर ले चाइना, तो उसके सारे तो नेवल फ्लीट चले जाएंगे यहाँ अरब में, गल्फ में। तो क्या होगा? तो मुझको लगता है कि ये मामला इकोनॉमिक जो है ज़्यादा है, और इकोनॉमी की मार्ज है, उसकी जो लाठी पड़ेगी वो सह नहीं पाएगा US में। इसने अपनी दुम फंसा ली है वहाँ पे बेकार में। चलो देखते क्या होता है, जो होना हो जाएगा। लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं,
सब चलता रहता। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।